पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में के लिए अधिसूचना जारी होगी। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, वहीं असम में पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। वैश्विक स्तर पर नए कोरोना मामलों की संख्या में 7 हफ्तों में पहली बार हुई बढ़ोतरी। WHO के महानिदेशक ने देशों में से महामारी से लड़ने के उपायों में ढील न देने का किया आग्रह। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल पर रहेगी सबकी नजर। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जारी किया। सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण और इसमें 24 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 56 देशों का आमंत्रित किया गया है, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी हैं। सम्मेलन में करीब 20,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप की संकल्पना करेगा और भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क साझेदार देश है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर मंथन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर मार्केट पर ध्यान दे रही है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भारतीय शिपयार्ड के लिए शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2016 में बंदरगाह के विकास के लिए सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए के लागत से 574 से अधिक परियोजनाओं को 2015 से 2035 के दौरान क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। The Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched today. It is an information system for enhancing maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. The Sagarmala project for promoting port-led development was announced by the government in 2016. As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. और रुक करते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर, जहां पर बीजेपी के नेता इस वक्त संबित पात्रा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। करती है जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। यह विषय अलग है कि गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी करती है, मगर जहां भी राहुल गांधी जाते हैं और जिस भी पार्टी का स्पर्श कर देते हैं, उसका डूबना तय हो जाता है। यह भी आप देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल का भी चुनाव है। ठीक ऐसी ही एक गठबंधन की प्रक्रिया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी बंगाल में कर रही है। बंधुगण, ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बंधुगण, ये जो सारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये कोई अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नहीं किया है। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि किस प्रकार से रिफॉर्म की राजनीति की जा सके। यह इसलिए नहीं किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है देश को।
ये इसलिए नहीं किया है कि गवर्नेंस किस प्रकार दिया जा सके, केवल और केवल एक ही मुद्दा है इन गठबंधनों का, किस प्रकार से ये जो गांधी परिवार है, तथाकथित गांधी परिवार है, ये अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाए रखे। किस प्रकार राहुल, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा ये अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखे, केवल इसी कारण से ये गठबंधन है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है, यह गठबंधन ही नहीं, यह ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही ये न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, द काइंड ऑफ टसल दैट वी आर सीइंग विद इन द कांग्रेस पार्टी इज समथिंग which we need not mention, which every Indian is visualizing through the media and through social media platforms. ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी। कांग्रेस said that our credentials were based on secularism. Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism? This is core hypocrisy. This is utmost hypocrisy. ये दोगलापन है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है। और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI, PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। पराकाष्ठा तो तब होती है मित्रों, जब यही कांग्रेस पार्टी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ अलायंस करती है, सीट शेयरिंग पे उतरती है और साथ में चुनाव लड़ते हैं। और वही कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है। दोनों चुनाव एक साथ चल रहे हैं 5 राज्यों में। इन दोनों राज्यों के नाम है, बंगाल का भी नाम है और केरल का भी नाम है। आप पराकाष्ठा देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जब बंगाल जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ मंच शेयर करेंगे, उनके आला कमान के साथ बैठेंगे। और वही रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब केरल चले जाएंगे तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ जिनके साथ बंगाल में मंच साझा किया था,
जिनके हाथ पकड़कर खड़े होंगे, वहीं केरल में उनको मंच अलग अलग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार का विडंबना है? आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की जनता कुछ जान नहीं पाती है? बंधुगण, इनको अलायंस से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, इनको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य केवल एक है, और उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार, चाहे किसी का भी साथ क्यों ना लेना पड़े, कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़े, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। द ओनली एम्बिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली इज टू सी टू इट द एम्बिशंस ऑफ द गांधी फैमिली इज फुलफिल्ड, द सैटिस्फैक्शन फॉर पावर ऑफ द गांधी फैमिली इज फुलफिल्ड। दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर एनीथिंग आउट ऑफ दिस अलायंस। आप देखिए, आश्चर्य का विषय है, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिली हुई है, ये कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिली हुई थी, अभी मिलने के लिए कोशिश में है, मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई है, वेलफेयर पार्टी जमात इस्लामी के जो फ्रंट है उसके साथ मिली हुई है, SDPI के साथ मिली हुई है, और कमाल की बात है महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए शिवसेना के साथ मिली हुई है। आप सोचिए जरा, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। करप्शन इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। टू प्रमोट हेट्रेड अमॉन्ग्स द इंडियंस इन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड टू डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन is the core agenda and ideology of the Congress party, and that's the reason as to why we have unholy alliances, we have unholy intentions, and we have unholy performance. जहां कांग्रेस रहती है वहां अनहोली इंटेंशन रहता है, उनकी इच्छाएं ही अनहोली है, अनहोली अलायंस रहता है, और अनहोली परफॉर्मेंस। जब इंटेंशन ही अच्छे नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस तो 30 सेकंड में ही हो जाता है। किसी भी राज्य में अगर परफॉर्म और गवर्नेंस की बात की जाए तो राहुल गांधी तो कह ही रहे थे वो 30 सेकंड में हो जाता है, वहां परफॉर्मेंस और डिलीवरी नहीं होती है। बंधुगण, इस कांग्रेस पार्टी ने जरूर कहा होगा बंद कमरे के अंदर, और आपको याद है एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी ने कहा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहां स्पष्ट कर दे, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घर वालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है, और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है, और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। और तो और, लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस। कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी। कमाल की बात है, बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए। कमाल की बात है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी, ये सारे सही हैं। 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में। ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे। आप देख रहे हैं, आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में। आप कमाल बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा
कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स or dance of alliance by their former president and upcoming president Shri Rahul Gandhi ji is going to save this already sunk ship called Congress Party. चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। पांचों राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन पांचों राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अंत में गुजरात की जनता, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज जिस प्रकार से लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार फिर ये सिद्ध हुआ है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं, देश में केवल और केवल विकास की राजनीति ही आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद मित्रों, कोई सवाल पूछना हो तो अवश्य पूछें। ये तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय की, जहां पर पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि गठबंधन के नाम पे तमाम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ में कांग्रेस खड़ी नजर आती है और एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे नहीं बल्कि सिर्फ सरकार बनाने के लिए लालायित नजर आती है। इस प्रकार का आरोप लगाते हुए संबित पात्रा आगे बढ़ते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी तस्वीरों से पहले हम बात कर रहे थे मैरीटाइम समिट की, इसका आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया समिट के जरिए सरकार दुनिया को भारत के विकास पथ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने के लिए काफी गंभीर है। India's long coastline awaits you. India's hard-working people await you. Invest in our ports. Invest in our people. Let India be your preferred trade destination. Let India ports be your port of call for trade and commerce. पीएम मोदी ने देश में जलमार्ग विकसित करने के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नया सामुदायिक ढांचा विस्तार जीवन सुगमता को बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद भी जाहिर की है। We will encourage private investment in the port sector along with efficiency. Lot of work is also happening to boost connectivity. We are integrating our ports with coastal economic zones, port-based smart cities, and industrial parks. This will anchor industrial investment and promote global manufacturing activity near ports. शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 2030 तक 23 नए जलमार्ग को विकसित करने की योजना बना रही है। As far as creating new infrastructure goes, I am delighted to share that mega ports with world-class infrastructure are being developed at Vadhavan, Paradip, and Deen Dayal Port in Kandla. Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. We aim to operationalize 23 waterways by 2030.
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुधाकर, अगर देखा जाए तो एक लगभग एक दशक का विजन भी प्रधानमंत्री ने सामने रखा और ये भी कहा कि कैसे जो पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आर्यन, और देखिए भारत में 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है और एक तरह से दुनिया के महत्वपूर्ण सी रूट्स में से भारत का जो पश्चिमी भाग हो या पूर्वी भाग हो वो आता है। तो उस लिहाज से मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत की उपस्थिति एक अहम स्थान पर है। दूसरी बात, भारत में जो क्षमता है खासतौर से सी इंडस्ट्री के लिए, पोर्ट्स के लिए मैन पावर की उसकी बात हो तो उस लिहाज से भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए। और इन संभावनाओं को एक तरह से किस तरह से उसको बिल्डअप किया जा सकता है, भारत में जो इस क्षेत्र में निवेश के अवसर है और भारत सरकार की तरफ से खासतौर से बीते 5-6 वर्षों में मैरीटाइम इंडस्ट्री को, मैरीटाइम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसकी बात करते हुए प्रधानमंत्री ने एक तरह से दुनिया भर के निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। और निश्चित तौर पर ये जो लगातार हमारा ट्रेड बढ़ रहा है मैरीटाइम क्षेत्र के जरिए, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, वो एक रिफ्लेक्शन है जरूर भारत की जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है। भारत जो लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए कोशिश कर रहा है, उसमें ये एक अहम सेक्टर तो है ही, लेकिन इस सेक्टर में जो पोटेंशियल है, चाहे पुराने पोर्ट्स के अपग्रेडेशन की बात हो, नए पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो, पोर्ट्स के आसपास कम्युनिटी डेवलपमेंट की, स्मार्ट सिटीज की बात हो, या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात हो पोर्ट्स के आसपास ही, इसके साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज हो और इस तरह की जो तमाम चीजों से जुड़े हुए अन्य इंडस्ट्री हो, उसकी क्षमताओं के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की। निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन भारत के लिए और आने वाले समय में मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए जरूर सुनहरे दिन आने वाले हैं भारत की अगर बात करें तो। जी सुधाकर, हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री का एक तरीके से आह्वान भी था कि दुनिया के निवेशकों के लिए कि भारत किस प्रकार से इस दिशा में रिफॉर्म कर रहा है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि आप आइए और निवेश करिए और यहाँ का जो व्यापारिक पूरा एक एनवायरमेंट है उसका फायदा भी लीजिए। जो बिल्कुल देखिए, और खासतौर से वधावन पोर्ट की बात हो, दीनदयाल पोर्ट कांडला की बात हो, इस तरह के जो तमाम जो नए पोर्ट्स बन रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए आर्यन, जब पोर्ट्स बनते हैं तो सिर्फ वहाँ एक तरह से जहाजों के रखरखाव की बात नहीं है, उससे जुड़े हुए तमाम अन्य तंत्र भी विकसित होते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफॉर्मेटिक्स हो, एक तरह से कनेक्टिविटी के क्षेत्र के लोग हो, आईटी इंडस्ट्री के लोग, तो सबके लिए बहुत ज्यादा अवसर है। और प्रधानमंत्री ने उसकी बात भी की कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5-6-7 साल में संभावित है इस क्षेत्र में। सरकार ने एक इकोसिस्टम तैयार किया। हम जानते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए एक न सिर्फ पोर्ट्स को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, पोर्ट्स को एक तरह से अपग्रेडेड करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, तो बल्कि एक नया निवेश का अवसर भी यहाँ पैदा हुआ। तो उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों को यहाँ आमंत्रित भी किया है। बिल्कुल, और तकनीक का इस्तेमाल भी लगातार इस दिशा में किया जा रहा ताकि बेहतर तरीके से इस पूरे क्षेत्र का विस्तार भी किया जा सके। शुक्रिया सुधाकर, इस विषय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और रुक करते हैं कुछ और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली स्थित दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ उनकी पत्नी ने भी कोरोना टीके की पहली खुराक लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल सुबह एम्स में कोरोना टीका लगवाने के साथ दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से कई केंद्रीय मंत्रियों ने कोरोना का टीका लगवाया। और वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की आज अपनी पहली डोज ली है।
और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज कोरोना टीके की अपनी पहली खुराक ली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित डालमिया हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत केंद्रीय मंत्री टीका लगवा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज उत्तर प्रदेश में टीका लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी कोरोना टीका लगवाने की सोमवार से शुरुआत हो चुकी है। इसके चलते पहले दिन 77 वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया गया। वरिष्ठ नागरिकों को इसके लिए पहले से पंजीकरण कराने की औपचारिकता पूरी करने के बजाय मौके पर आधार कार्ड देखकर भी लाभ दिया जा रहा है। जो कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है उसमें भी हमारी भागीदारी होगी। इससे बड़ा अच्छा सहयोग हम और क्या दे सकते। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द थर्ड फेज। उसमें हमारे जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं या जिनको 45 और 60 के बीच में है लेकिन कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, उनको आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबको टीका लगवाना चाहिए ताकि कोरोना को हम अपने देश से भगा सकें। इंजेक्शन आज लग रहे हैं वैक्सीनेशन के, तो सभी लोगों ने लगवाने चाहिए और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हमारे 4,876 हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उनमें से हमने 3,532 लोगों को वैक्सीन फर्स्ट डोज दे दी थी। और हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है नितेंद्र सिंह, इसके अलावा हमारे साथ में मधु स्मृतिया आसाम से हैं, इसके साथ दीपक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, और अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं देहरादून से। आप चारों का स्वागत है। अब देश, सबसे पहले अगर मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। नितेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है। नितेंद्र, अगर हम दिल्ली के लिहाज से बात करें दूसरे चरण की स्थिति, किस प्रकार से आज दूसरा दिन, अभी तक का एक फीडबैक? देखिए, दूसरा दिन भी काफी जोशो खरोश के साथ लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। बुजुर्ग जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 11 बजे एक निजी अस्पताल में जाकर के वैक्सीन लिए हैं और उसमें जो भी प्रक्रिया था उसका पूरा उन्होंने पालन किया। क्योंकि उनको कोवैक्सीन लगा तो उनको कंसेंट फॉर्म भरना था, उन्होंने फॉर्म भरा, अपनी पत्नी के साथ वो गए थे। इसके अलावा 250 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति डोज की कीमत है। अगर आप निजी अस्पताल में वैक्सीन लेते हैं तो उसकी पूरी कीमत उन्होंने अदा। नितेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं बेहतरी से पहुंच रही है, हम रुक करते हैं। वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के आधे घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन में रहे। उसके बाद जो उन्होंने एक बयान दिया और उसमें 3 बातें, प्रमुख बातें उन्होंने कही। पहली बात कि अगर जो लोग सक्षम हैं वो निजी अस्पतालों में अपनी पैसा जमा करके दे करके वैक्सीन लगवाएं, आसानी होगी। दूसरी बात है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले हम अपनाते थे, अब हमें वैक्सीन एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। इसका मतलब ये है कि जो लोग योग्य है वैक्सीन के लिए, चाहे 60 साल से अधिक उम्र के हो या फिर 45 साल से अधिक उम्र के, वो लोग जिनको कोई बीमारियां। और नितिन, हम आपके पास आएंगे, आपकी आवाज बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मधु स्मृता हमारे साथ में असम से जुड़ी हैं। मधु, अगर हम बात करें असम के लिहाज से तो किस प्रकार से ये जो सेकेंड फेज है उसकी अभी रफ्तार देखने को मिल रही है? जी आरेंद्र, जो थर्ड फेज सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो कोमोर्बिड पीपल है उनके लिए जो वैक्सीनेशन कल से 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ कल में सिर्फ जो सीनियर सिटीजन्स है उनका आंकड़ा रहा करीब 700 to 800 पीपल। और आज मैं GMC गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हूँ। यहाँ पे अभी तक ऑलरेडी करीब 150 के ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स सिर्फ इसी सेंटर में ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं। और डेफिनेटली अगर बात करें जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की, जो कोविन पोर्टल है, बिकॉज इतने लोग एक साथ रजिस्टर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंस यहाँ पे दे जा रही है सब लोगों को जो वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, जो मैनुअली उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो,
ये सब लेके। तो जो जिन लोगों ने भी ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है आज फर्स्ट डोज, वो अपनी खुशी हम लोगों को बताया। एंड क्योंकि कोविड-19 से जूझने के लिए यही एक जो स्टेप है वैक्सीनेशन का, तो यही एक ज़रिया है जिससे हम लोग जूझ सके इस बीमारी से। और जो कोमॉर्बिड लोग हैं वो लोग भी काफ़ी तादाद में सामने आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करके अपना वैक्सीनेशन ले रहे हैं। और यहाँ GMCH जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे फ्री दिया जा रहा है। और जो एम्पैनल अस्पताल है उनमें भी लोग काफ़ी तादाद में बढ़ चढ़ के आए हैं। और जो नॉमिनल एक डोज के लिए जो 250 रुपीज़ का एक वो किया है, तो वो भी पे करके वो लोग अपना वैक्सीनेशन ले रहे हैं। और डेफिनेटली और काफ़ी दिनों में, आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग सामने आने की संभावना है। आरेंद्र जी, अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। भोपाल में हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। अब भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो दूसरे दौर को लेकर कितनी बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा के अपने वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल आर्येंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश चूंकि पहले चरण में भी देखें तो दूसरे नंबर पर रहा था, तो इसी क्रम को आगे वो रखना चाह रहा है। और ऐसे में सभी लोगों तक वैक्सीन जो है वो पहुंच सके, उसको लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर है। कल की अगर बात की जाए तो जो पहला दिन था, लगभग 17,000 से ज़्यादा लोग जो थे उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। मध्य प्रदेश में जो सेकेंड फेज़ है उसमें पहले मार्च के पहले सप्ताह में केवल 4 दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो आज जो लोग थे वो बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अब उन्हें कल और उसके बाद जो अगला दिन होगा उस दिन पर यहाँ पर वैक्सीन लगाया जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सुबह से ही रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे। इसके अलावा कोविन ऐप के माध्यम से हो या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से, उससे भी बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो हो गए हैं। और ऐसे में अब जो अगले 2 से 3 दिन है, जब ये पूरा चरण जो आगे बढ़ता रहेगा, तब देखा जाएगा कि बड़ी संख्या। पंकज की भी आवाज़ बेहतरी से नहीं आ रही है। हम अवधेश का रुख करते हैं जो हमारे साथ में देहरादून से इस वक्त मौजूद हैं। अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो अवधेश, किस तरीके की स्थिति वहां दिखाई पड़ रही है दूसरे चरण का दूसरा दिन, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हरिद्वार में कुंभ की भी तारीख शुरुआत एक तरीके से आई गई है। अवधेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अजेंद्र, देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिहाज से पिछले जो 1.5 महीना रहा है वो कोरोना का लेकर काफी कम मामले यहाँ पर देखने में आए। यहाँ के जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अजेंद्र? जी जी, अपनी बात रखें आप। अजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखें। हेलो, बिल्कुल अजेंद्र, उत्तराखंड के लिहाज से जो है कोरोना जो पिछले 1.5 महीने हैं आंकड़े लगातार गिरे हैं। यहाँ का जी बिल्कुल, यहाँ के स्वास्थ्य महकमे की मेहनत करें कि रात दिन जो सरकार की गाइडलाइन थी, जो स्वास्थ्य महकमा था लगातार जागरूक करता रहा आम नागरिकों को। और जो गाइडलाइंस थी, जो सेंट्रल की गाइडलाइंस थी, जो राज्य की गाइडलाइंस थी, उनको लगातार यहाँ के नागरिक फॉलो करते रहे, जिसका असर है कि यहाँ आंकड़े पिछले 1.5 महीने में लगातार गिरे हैं। अगर हम बात करें 60 वर्ष से अधिक लोगों ने जो वैक्सीनेशन को लेकर क्या मतलब किस तरह का रुझान मिला है, तो हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के जो दून मेडिकल कॉलेज के कोरोना इंचार्ज डॉक्टर खत्री हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो बुजुर्ग हैं किस तरह उमड़ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसके बाद किस तरह का रुझान जो है देखने को मिला है देहरादून में? जब से कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वैक्सीनेशन किया है, उसके बाद हमारे यहाँ बूथ में जो है एल्डरली यानी 60 साल से ऊपर आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कल से आज कम से कम 5 से जो है 6 गुना लोग आ रहे हैं। हमने इन लोगों के रहने के लिए, बैठने के लिए और पीने वगैरह के लिए पानी वगैरह और सारी व्यवस्था की है। काफ़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले वैक्सीनेशन में इतनी बड़ी संख्या निकल के नहीं आई थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लगने के बाद आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो वैक्सीनेशन ये जो वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हुए हैं। और बाहर भी वेटिंग में ही ऐसे ही जो है भीड़ है, और बाहर भी लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ। और अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
सभी लोग आराम से आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। सर आप यहाँ के इंचार्ज हैं सर, तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको क्या लगातार मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, क्या कुछ आपको? अभी पिछले 1.5 महीने से हम लोगों ने कम से कम जो है हज़ारों लोगों को वैक्सीनेशन कराया, उसमें से मैं खुद भी हूँ, मैंने दोनों डोज वैक्सीन का लिए हुए हैं। हमें किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं आया। हमने जो AEFI सेंटर बना रखा है जहाँ डॉक्टर्स अपॉइंट हैं, वहाँ अभी तक हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं आया जिसको हमें एडमिट करना पड़ा हो, 24 घंटे भी भर्ती रहना पड़ा हो। एक आध लोग जरूर थे जिनको थोड़े चक्कर वगैरह है, ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत ही सही चल रहा है। मैं पूरे देशवासियों से यही जो है अनुरोध करूंगा कि आप आगे आइए और वैक्सीनेशन को लगाइए और देश को कोरोना मुक्त करवाइए। जी अब तो देखिए बिल्कुल अजय, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह के आप ये लोग बैठे हुए हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर से माता जी आई हुई खुद वैक्सीनेशन को लेकर, और तमाम लोग जो है पीछे आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये सब वो लोग हैं, मैं निगरानी कक्ष के अंदर हूँ, गेट पे खड़ा हूँ, और तमाम वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, और देखिए इनके चेहरे का उत्साह साफ देख सकते हैं कि ये आप जो बात कह रहे हैं, ये देश भर में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोगों के चेहरे पर उत्साह, लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। बहुत साल हो गए ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्या? यही कि आप मेरे मामा हैं या इनके? मैं किसी का मामा नहीं हूँ। हाँ? वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद अब मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं देश के कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। चुनाव आयोग की आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए देश के अलग अलग विभागों के प्रमुखों के साथ में अहम बैठक जारी है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बैठक में राजस्व सचिव तरुण बजाज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष PC बोधी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजीत कुमार और वित्तीय खुफिया इकाई भारत के निदेशक पंकज कुमार मिश्रा शामिल हैं। इस बैठक का मकसद चुनाव में संदिग्ध और अवैध नकदी के खतरनाक प्रभाव, शराब, मनोग्रंथि पदार्थ और मुक्त की चीजें बांटने से रोकने और हर परिस्थिति का मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने के लिए हो रही है। और पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। उधर असम में पहले चरण में 47 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान इस महीने की 27 तारीख को होगा, तो वहीं पहले चरण में कुल 80 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषि, हम अगर बात करें तो चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण जो बैठक जारी है, इसमें किस प्रकार की एक रणनीति बनेगी ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो पूरी कोशिश रहती है उस पर आगे बढ़ा जा सके? देखिए आर्यन, जहाँ तक इस बैठक की बात करें तो हम जानते हैं कि चुनावों की घोषणा हो चुकी है और प्रथम चरण के लिए नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है। यानी कि देश में अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी है। ऐसे में आज की अगर इस बैठक की अगर हम विश्लेषण करें तो ये बैठक इस मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग जब अपनी अंतिम समीक्षाएं करता है
एक तो हम देखते हैं कि वो राज्यों में जाकर, संबंधित राज्यों में जाकर समीक्षा बैठक करता है, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो या अन्य जो पहलू हैं उनको। उसके बाद दिल्ली में भी वो बैठकें करता है और इसमें आज की ये बैठक है, ये उन विभागों के प्रमुखों के साथ है जो खास तौर से सुरक्षा से इतर जो अन्य पहलू होते हैं चुनाव के दौरान, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि चुनाव के दौरान जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जो लालच और लोभ दिया जाता है उसको रोकने के लिए, और चुनाव के दौरान जो खर्च होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कि जो खर्च की सीमा है उसके अंदर ही ये जो चुनाव हो। और इसके अलावा जो तमाम ऐसे वितरण होते हैं चीज़ों के जिसमें कि मतदाताओं को सीधे प्रभावित किया जा सकता है, जिसमें कि शराब है, गहने हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके की जब्ती चुनाव आयोग चुनाव के दौरान करता है। अब इस जब्ती को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कई बार कि ये जब्ती जो हो रही है कहीं जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि कई बार जब कैश पकड़ा जाता है और कोई व्यक्ति अपना ही कैश लेके जा रहा है और वैध तरीके से ले जा रहा है और अगर वो पकड़ा जाता है तो ऐसे में जो इनकम टैक्स विभाग है वो ये तय करता है कि उसके पास पर्याप्त दस्तावेज अपने कैश को लेकर हैं या नहीं जी। तो ये जो बैठक है एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी होती है कि चुनाव आयोग जो है अलग अलग जो विभाग हैं उनके साथ कैसे जो है कोऑर्डिनेट करे और जो सही पहलू है उस पर कार्रवाई करे। जी शुक्रिया ऋषि, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर रखिए नजर, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और उधर गुजरात में 81 नगर निगम, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए हुए चुनाव की गिनती आज हो रही है। चुनाव रविवार को हुए थे जिसमें नगर निकायों के करीब 60% मतदान हुआ था, तो वहीं जिला पंचायतों में करीब 65.80% से अधिक और तालुका पंचायतों में 66.60% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला था। मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। इससे पहले 6 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में इस बार शहरी क्षेत्र से मतदान ज्यादा हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी की सांप्रदायिक राजनीतिक जनता के समक्ष एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जनता के बीच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ जा रही है। अलार्मिंग है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कि जिस प्रकार वोट की राजनीति के लिए चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी मुस्लिम वोट के लिए किसके दरवाजे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मध्य प्रदेश के खंडवा से भाजपा के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था, जिसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो 5 जनवरी से एडमिट थे। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खंडवा से लोकसभा के सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी के निधन से दुखी हूं। उन्हें मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्यवाही, संगठनात्मक कौशल में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका फोटो ट्वीट करते हुए अपने संदेश में कहा कि लोकप्रिय जननेता नंदू भैया हम सबको छोड़कर चले गए, हमारे सब प्रयास विफल रहे। नंदू भैया के रूप में भाजपा फॉर इंडिया से एक आदर्श कार्यकर्ता, कुशल संगठक, समर्पित जननेता को खो दिया है। मैं व्यथित हूँ। नंदू भैया को का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रॉला में सवार 22 लोग उसके नीचे दब गए। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
सभी घायल हमीरपुर जिले के बरनाव, करौली और तीर गांव के रहने वाले थे। ये सभी ट्रॉला पर बैठकर मजदूरी करने के लिए इटावा जिले के सिरसागंज जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC पुकराया में भर्ती कराया है। पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मऊ मुगल रोड का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कोयले लदी ट्रक जो इटावा की तरफ जा रही थी, उस पे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे, तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी। तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस भेजने की मांग वाली यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। यूपी सरकार के लिए पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मामलों में व्यस्त होने के चलते कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए टाली है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जिले की रूपनगर जिले की जेल में बंद है। यूपी सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज 10 से ज्यादा संगीन मामलों की सुनवाई के लिए पंजाब से उत्तर प्रदेश भेजने की मांग कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी का बचाव कर रही है, जो रंगदारी के एक मामले में रूपनगर की जेल में बंद है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Nine to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब देखते हैं हर जगह से जुड़ी हुई खबरें। और व्यापार जगत की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्रा। अजय, क्या बड़ी खबरें अगर हम व्यापार जगत की बात करें तो? और ये खबर का इम्पोर्टेंट है और देश बताया कि उम्मीद से बेहतर रिस्पांस देखने को मिला है। 45,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 77,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां अलग अलग बैंड्स में कल शाम 6 बजे तक देखने को मिली। कुल 3 आज भी जारी है। There were 3 bidders this time. 3 बिडर थे, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड रिलायंस जियो इन्फोकॉम। 3 बिडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी समझा कि 2016 में 7 बिडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमें भी लगता था कि 3 ही प्लेयर्स आएंगे और उनके जो स्पेक्ट्रम का रिप्लेसमेंट करना जरूरी था। तो ये हमारा एस्टिमेशन था कि 45,000 करोड़ तक बिड जरूर जाएगी, because they needed to replace their spectrum. But it's a matter of assurance that has gone high to 77,146 crores against our estimation of roughly 45,000 crores. और आइए सिर्फ 1 मिनट में आपको समझाते हैं कि टेलीकॉम ऑक्शन होता क्या है और इसका असर क्या होगा। दरअसल कैबिनेट ने मार्च 2021 तक इस टेलीकॉम ऑक्शन को पूरा करने का फैसला लिया गया था। जैसा हमने आपको बताया कि करीब 5 सालों के बाद ये ऑक्शन की प्रक्रिया हो रही है। 16 दिसंबर को 2251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के ऑक्शन का फैसला लिया गया, यानी पिछले साल ये फैसला लिया गया था। सरकार ने स्पेक्ट्रम की बिक्री के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस रखा है और 7 बैंड्स में इसका ऑक्शन तय होना किया गया है।
एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। 20 सालों के लिए उनको लाइसेंस मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो बोलियां हैं वो 800-1800 मेगाहर्ट्ज़ के लिए मिली हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि कंपनियां 4G पर फोकस करेंगी। और मौजूदा ऑक्शन 5G तकनीक के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों ने 5G के ऊंचे दामों को लेकर के अपनी परेशानियां सरकार के सामने रखी थी। सबसे ज़्यादा बोलियां जो हैं वो 800 और 1800 मेगाहर्ट्ज़ और साथ साथ 2300 मेगाहर्ट्ज़ में भी हैं, जो कि 4G LTE आपको अपने मोबाइल पर लिखा हुआ दिखता होगा, VoLTE। ये सारी की सारी 4G टेक्निक है, LTE, VoLTE और ये जो 4G टेक्निक है इस पर फोकस करने जा रही है। तो इनकी सेवाओं को और भी बेहतर करने पर फोकस किया जाएगा और यही वजह है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार को भी इससे रेवेन्यू के तौर पर 10 से 12,000 करोड़ रुपए इस साल मिलने की उम्मीद है। अगले साल भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अब शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबार दिन यानी मंगलवार को सकारात्मक वैश्विक संकेतों से शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स करीब 300 अंकों की तेजी के साथ 50,146 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंकों ऊपर 14,849 के स्तर पर खुला है। इस वक्त हम अभी निगाह डालें जो शेयर मार्केट है, तो जो टॉप लूजर्स हैं उनमें ONGC करीब 3% गिरा है। HDFC, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज और ICICI बैंक में गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आए, यानी ऑटो कंपनियों की जो बिक्री के आंकड़े हैं उसकी वजह से आज ऑटो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फायदे में दिखाई दे रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 5%, टाटा मोटर्स करीब 4%, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प और NTPC जैसे स्टॉक्स में भी इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर नए कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या 7 सप्ताह में पहली बार बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ने कहा है कि मामलों में वृद्धि निराशाजनक है, लेकिन आश्चर्यजनक है नहीं। महानिदेशक ने देशों से महामारी से लड़ने के उपायों में ढील न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि देशों को टीकाकरण कार्यक्रम पर पूरी तरह से भरोसा करना और अन्य उपायों को छोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी। In the past week, the number of reported cases of COVID-19 increased for the first time in 7 weeks. You remember that I reported the virus was on a decline for consecutive 6 weeks. But first time in 7 weeks, we have a COVID increase. Reported cases increased in 4 of WHO's 6 regions: the Americas, Europe, Southeast Asia and the Eastern Mediterranean. अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासकों को चेतावनी दी है कि अगर देश के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों को मारते रहे और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हमला करते रहे तो वह और अधिक कार्रवाई करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर बर्मी सेना इस रास्ते को जारी रखती है, अगर बर्मा की सेना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को बहाल करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस घृणित हिंसा को रोकने के लिए मना करती है, तो अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका नए हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या महत्वपूर्ण खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन की खबरों के साथ। आज से स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जहां भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु पोडियम पर पहुंचने और पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल लय हासिल करने पर ध्यान देंगी। पुरुष एकल खिलाड़ियों में समीर वर्मा, HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी प्रतियोगिता में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट से ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं की बहाली भी होगी। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में तुर्की की नेस्लिहान इगिट से भिड़ेंगी। सिंधु की क्वार्टर फाइनल तक राह आसान लग रही है, लेकिन अंतिम 8 में उनका मुकाबला 5वीं वरीयता प्राप्त थाई खिलाड़ी बुसानन ओंग बांग रंगफान से हो सकता है। 2 बार की पूर्व चैंपियन साइना भी सिंधु वाले हाफ में ही हैं। सेमीफाइनल में ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने हो सकती हैं।
भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और हरमीत देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के साथ शानदार वापसी की है। दोहा में चल रहे विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर सीरीज के दूसरे दौर के क्वालिफाइंग मैच में इन दोनों ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज की। मनिका बत्रा ने स्पेन की सोफिया शुआन झांग को 12-10, 14-12, 11-8 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में दुनिया के 73वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत देसाई ने हमवतन एंथनी अमलराज को 11-5, 12-10, 11-8 से मात दी। यह टूर्नामेंट कोरोना महामारी के बाद से भारतीय खिलाड़ियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है। बात फुटबॉल की। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड और रियल सोसिदाद के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले के पहले हाफ में मैड्रिड का जोरदार खेल नजर आया और टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए सोसिदाद के डिफेंस को भेदने के कई प्रयास किए। मैच के 55वें मिनट में रियल सोसिदाद की तरफ से गोल देखने को मिला। खेल खत्म होने से थोड़ी देर पहले रियल मैड्रिड ने भी बराबरी का गोल दागने में सफलता हासिल की। रियल की ओर से गोल विनीशियस जूनियर ने किया, जिनका रियल मैड्रिड की ओर से ये 100वां मुकाबला रहा। इस ड्रॉ के बाद रियल मैड्रिड का सभी तरह की प्रतियोगिताओं में 5 मैच से चला आ रहा जीत का सफर रुक गया है। ब्रिटेन के एंडी मरे ने रॉटरडैम ओपन में जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। मरे ने पहले दौर के मुकाबले में नीदरलैंड्स के रॉबिन हास को 3 सेट तक चले मैच में 2-6, 7-6, 6-3 से हराया। मरे को इस मुकाबले को जीतने में 2 घंटे 29 मिनट का समय लगा। वहीं टूर स्तर पर यह उनकी पिछले साल यूएस ओपन के बाद से पहली जीत रही। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की कुछ खास खबरें। वापस चलते हैं आर्येंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ में मिड डे प्राइम में बस इतना है, लेकिन दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उसको हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।